संदेश जी, जब भाई साहब आ जाए तो मुझे तुरंत बता देना, है ना? हाँ हाँ हाँ, ओके। शिव सुखदानी है जिनवाणी, 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 शिव सुखदानी है जिनवाणी। स्वयं स्वयं को भूल गयो है, मोह महात्म छाय रहो है, स्वयं स्वयं को भूल गयो है, मोह महात्म छाय रहो है, दूर करन सूरज जानी, दूर करन सूरज जानी, शिव सुखदानी है जिनवाणी, शिव सुखदानी है जिनवाणी, शिव सुखदानी है जिनवाणी। पर हाँ, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का इस शुक्रवार और शनिवारी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभी हमारी ये न्याय की कक्षा आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के द्वारा हम हर सप्ताह शुक्रवार शनिवार को जैन न्याय का लाभ ले रहे हैं, जो कि अपने आप में जिनागम का एक अद्भुत विषय है, अद्भुत प्रकरण है। और उस जैन न्याय में भी हम अनेकों विषयों का लाभ ले चुके हैं और अनेकों विषयों का लाभ लेने वाले हैं। हम लोगों ने न्याय दीपिका ग्रंथ को, जो कि जिनागम का अत्यंत संक्षिप्त और सारभूत ग्रंथ है जैन न्याय का, वो हमने पूरा पढ़ा। फिर उसके बाद हमने आलाप पद्धति ग्रंथ का सार आदरणीय भाई साहब के माध्यम से 2 दिन में पढ़ा। पिछले सप्ताह कक्षा नहीं हुई थी, इस सप्ताह से कक्षा हमारी अनवरत चलने वाली है, न्याय कक्षा। आप लोग लाभ लेते रहें। आज का जो अद्भुत विषय है वो है जैन न्याय का तीसरा अंग निक्षेप। देखिए, हम लोग प्रमाण की चर्चा बहुत करते हैं, न्याय की चर्चा बहुत करते हैं, परंतु एक और अंग है जिसका नाम है निक्षेप, जिसकी अक्सर चर्चा बहुत कम होती है। तो ऐसे विषय को लेकर आदरणीय भाई साहब आज हमारे बीच में इस विषय को पढ़ाएंगे और बहुत ही आनंद हमें आने वाला है। तो आप सभी लोग तैयार रहें। हम लोग निक्षेप के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जैन न्याय का तीसरा अंग निक्षेप। तो आदरणीय भाई साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अभी हम व्याख्यान को प्रारंभ करते हैं। हाँ, उनको को होस्ट बना दीजिए। जी,
मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारा आज का विषय है जैन न्याय का तीसरा अंग निक्षेप। जैसा कि अभी आपको संदेश जी ने बताया कि प्रमाण की चर्चा न्याय में बहुत होती है। न्याय शास्त्र को प्रमाण शास्त्र कहा जाता है और यदि आगे बढ़ो तो नय की हो जाती है, प्रमाण नयात्मको न्यायः। क्योंकि न्याय के दो अंग माने प्रमाण और नय, इसलिए नय की भी चर्चा हो जाती है। लेकिन निक्षेप जो न्याय का तीसरा अंग है, उसकी चर्चा प्राय बिल्कुल नहीं होती है। आप न्याय के ग्रंथों को, जैन न्याय के ग्रंथों को उठा करके देखेंगे तो उनमें भी ये चर्चा बहुत कम पाई जाती है। परीक्षा मुख है, वो न्याय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन उसमें भी केवल प्रमाण की चर्चा है। न्याय दीपिका है, ये न्याय का बुनियादी ग्रंथ है, तो इसमें थोड़ी बहुत चर्चा नय की जरूर आ गई, लेकिन निक्षेप की चर्चा नहीं आई, इसमें भी नहीं आई। लेकिन शास्त्रों में न्याय की चर्चा करते समय अनेक आचार्यों ने निक्षेप को बहुत जरूरी बताया है। तत्वार्थ सूत्र में तो साफ साफ लिखा ही है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। जैसे ही ये सूत्र लिखा कि प्रमाण नयैरधिगमः, तो उसके तुरंत बाद, उससे तुरंत पहले ये लिखा नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। तो चार प्रकार के निक्षेप की चर्चा तत्वार्थ सूत्र में भी है। फिर एक आचार्य अकलंक से न्याय डेवलप हुआ है। सबसे ज्यादा न्याय अकलंक आचार्य से निकला है। ये न्याय के हम सबको, माणिक्य नंदी आचार्य ने जो परीक्षा मुख बनाया, जो फिर प्रमेय कमल मार्तंड, सब ये सब अकलंक आचार्य से आया है। उसमें साफ साफ लिखा है अकलंक वचोम्बोधे रुदध्रे येन धीमता न्याय विद्यामृतम तस्मै नमो माणिक्य नंदिने, कि अकलंक के वचन समुद्र में से ये सब निकल कर आया है। तो अकलंक आचार्य ने एक बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है लघियस्त्रय। बहुत कम लोगों ने उसे पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। एक ग्रंथ है लघियस्त्रय। लघियस्त्रय का मतलब है कि लघु, छोटे छोटे 3 प्रकरण मिलाकर एक ग्रंथ बनाया, लघियस्त्रय। देखने लायक है, कम से कम एक बार देखो तो सही आप। लघियस्त्रय, लघु लघु 3 प्रकरण मिला करके एक ग्रंथ का नाम रखा, उसका नाम है लघियस्त्रय। और वो 3 प्रकरण कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकरण का नाम है प्रमाण, दूसरे प्रकरण का नाम है नय, और तीसरे प्रकरण का नाम है निक्षेप। ऐसे करके प्रमाण, नय, निक्षेप तीनों को आचार्य अकलंक देव ने, जो न्याय के आद्य प्रतिष्ठापक हैं, उन्होंने, देखो ये सब बातें, न्याय का इतिहास भी थोड़ा पता होना चाहिए। न्याय के जन्मदाता आचार्य समंतभद्र है। बातों को मैं चुन चुन के शब्द है, इधर उधर नहीं बोलना। न्याय के जन्मदाता अकलंक है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, न्याय के प्रतिष्ठापक
न्याय को व्यवस्थित रूप में स्थापित किया अकलंक ने, लेकिन न्याय को जन्म दिया था समंतभद्राचार्य ने। तो उन अकलंक आचार्य ने न्याय में 3 की चर्चा की थी, प्रमाण, नय और निक्षेप, और उन्होंने लघियस्त्र लिखा भी था। लेकिन अन्य दार्शनिकों के साथ चर्चा करने के लिए निक्षेप ज्यादा जरूरी नहीं था, इसलिए परवर्ती आचार्यों ने निक्षेप की ज्यादा चर्चा नहीं की। लेकिन ये निक्षेप विषय बहुत जरूरी है और इसको जानना, पढ़ना, समझना बहुत लाभकारी है। कभी आज तक हमने भी चर्चा नहीं की। हमने न्याय मंदिर किताब लिखी, उसमें भी प्रमाण लिख दिया और नय लिख दिया, निक्षेप वहां भी छोड़ दिया। तो बहुत दिन से मेरे मन में ये विचार था कि निक्षेप को भी पढ़ना चाहिए। और फिर अभी जब हमने आलाप पद्धति पढ़ी थी तो 2-3 लोगों के ये प्रश्न आए थे कि निक्षेप नहीं समझ में आया, समझाओ। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा निक्षेप में ही लग जाते हैं। तो मैं इस हफ्ते निक्षेप के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। आप लोग भी निक्षेप के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं। और देखो, निक्षेप के बारे में यदि कोई मेरे से पूछे कि कहाँ से पढ़ें, मैटर कहाँ है, तो मैं 2 जगह खास बताऊंगा। एक तो तत्वार्थ सूत्र का ये जो सूत्र है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्या से 5वें नंबर का सूत्र है। एक तो इसकी जो सर्वार्थ सिद्धि टीका है और राजवार्तिक है और श्लोक वार्तिक है, तीनों में उत्तरोत्तर विस्तार है। तो एक तो वो पढ़ने से निक्षेप समझ में आ जाएगा, वो पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक जैनेन्द्र सिद्धांत कोश सबसे अच्छा रहेगा। हर विषय में जैनेन्द्र सिद्धांत कोश को मैं जरूर कंसल्ट करता हूँ। अभी भी मेरे पास बगल में जैनेन्द्र सिद्धांत कोश निकाल के क्या जैनेन्द्र सिद्धांत कोश मेरे को बहुत ज्यादा लाभदायक है। जो लोग अच्छे से किसी चीज को पढ़ना समझना चाहते हो, उनको मेरी ये सलाह है कि वे अपने घर पर जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जरूर रखें। मैं ये 4 जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, आप ये समझ लो मेरा शायद कोई दिन जाता होगा जब मैं जैनेन्द्र सिद्धांत कोश ना देखूं। जरूर देखता हूँ, एक आध दिन कभी छूट जाए, लेकिन कोई भी बात का समाधान, प्रमाण मेरे को इस ग्रंथ से मिलता है। इसलिए वो एक जरूर सबको रखना चाहिए और समय समय पर उसको देखना चाहिए। बहुत ज्ञान वृद्धि होती है, आश्चर्यजनक ज्ञान वृद्धि होती है। तो निक्षेप का प्रकरण इसमें बहुत आया है और इसको पढ़ने से भी ये पता चलेगा कि निक्षेप की बातें तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में है। और एक धवला ग्रंथ में निक्षेप के बारे में बहुत कोई 50-60 पेज लिखे हैं निक्षेप के बारे में। तो ऐसे करके ये निक्षेप भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और हम आज उसी निक्षेप को पढ़ने के लिए उद्यत हुए हैं। एक बात और, फिर अपन आगे बढ़े कि ये जो निक्षेप की चर्चा है वो जैन न्याय ग्रंथों में 2 कारणों से नहीं हुई। एक तो इसलिए ज्यादा नहीं हुई कि अन्य दर्शनों के साथ न्याय की चर्चा करने के लिए ये निक्षेप की चर्चा ज्यादा जरूरी नहीं थी, एक कारण। दूसरा कारण ये था कि हमारे आचार्यों ने निक्षेप को नय में गर्भित कर लिया। निक्षेप को देखो, कभी आपसे कोई पूछे कि जैन न्याय के कितने अवयव हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? अगर कोई आपसे सीधे पूछे जैन न्याय के कितने अवयव हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 अपेक्षा से 2 कहे जाते हैं और 1 अपेक्षा से 3 कहे।
भेद विवक्षा से 3 कहेंगे, अभेद विवक्षा से 2 कहेंगे। नय और निक्षेप को कभी कभी अभेद कर देते हैं। आप नयों के नाम गिनोगे ना, जैसे 47 नयों में 4 नय हैं। एक नय का नाम है नाम नय, स्थापना नय, द्रव्य नय, भाव नय, और यही 4 नाम निक्षेप के भी हैं। तो नय की चर्चा में ही कभी कभी निक्षेप को गर्भित कर लेते हैं, पर वास्तव में गर्भित नहीं होते हैं। नय बिल्कुल अलग चीज है, निक्षेप बिल्कुल अलग चीज है। नय है वो ज्ञान का अंश है, नय है वो विषय है, और जो निक्षेप है वो फिजिकल है, वो बाहर है, वो विषयी है। वो विषय बाहर जो चीज है, निक्षेप विषय है, निक्षेप विषय है, नय विषयी है, विषय करने वाला है। अब कैसे है, क्या है, इसके लिए मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स आपके साथ शेयर करता हूं, आप उनको देखते चलेंगे और अपन थोड़ी सी निक्षेप की चर्चा क्रमबद्ध रूप से करने की कोशिश करेंगे। संदेश जी जरा स्क्रीन शेयर करो, सब लोग देखेंगे क्या निक्षेप होता है। देखिए आप इसकी स्क्रीन को, हाँ, जूम करके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो ये सब मैंने आपके लिए अभी तैयार किया है मोटा मोटा, बाद में इस पर एक लेख लिखने का विचार है मेरा, आप लोग भी लिखो तो बहुत अच्छा है। हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैंने 10 बिंदु लिखे हैं कि हम क्या पढ़ेंगे आज, क्या विचार करें। पहले नंबर पर हम भूमि का विचार करेंगे कि जैन न्याय के क्या अंग है, जो हम कर चुके हैं। अभी 15 मिनट हमने क्या किया, भूमिका ही बनाई है सारी। तो पहला, कोई भी टॉपिक हो, तो कोई निबंध लिखना हो, मुझे बहुत पहले से, बचपन से ये सिखाया मेरे गुरुजी ने कि कोई भी विषय हो तो उसकी एक रूपरेखा बनाया करो पहले। तो मैं पेपर पे रूपरेखा बनाता हूं ताकि हमारी बात व्यवस्थित हो, और उसमें सब में पहला पॉइंट होता है भूमि का। कोई भी विषय मेरे से आप कहो कि जैन तीर्थों पर बोलो, पर किसी भी टॉपिक पर बोलेंगे तो पहला टॉपिक होता है भूमि का। दूसरा टॉपिक होता है उसका शब्दार्थ, निक्षेप शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, अर्थ क्या है, वो शब्द क्या कहता है, उसके पर्यायवाची क्या है, ये जानना जरूरी। फिर ये तय हो जाए तो तीसरे नंबर पर आगे बढ़ो कि अब क्या तय हुई, आखिर व्युत्पत्ति तो हो गई, लेकिन निक्षेप की परिभाषा आखिर क्या बनी अब, तो परिभाषा देखी जाए, लक्षण देखा जाए। लक्षण और परिभाषा एक ही बात है। प्राचीन संस्कृत में जिसे लक्षण कहते थे उसे ही आधुनिक हिंदी में परिभाषा कहते हैं। फिर इसके बाद में ये निक्षेप क्यों है, क्या प्रयोजन है, इनका उद्देश्य क्या है, ये विचार करेंगे। इसके बाद नए प्रमाण और निक्षेप में क्या अंतर होता है, हम आज ये विचार करेंगे। इसके बाद निक्षेप के भेद कितने होते हैं और उन भेदों के कितने भेद होते हैं। भेद, प्रभेद, भेद और प्रभेद में क्या अंतर होता है, जैसे एक होते हैं पिता, एक होता है प्रपिता, एक होता है पुत्र, एक प्रपुत्र, पुत्र का भी पुत्र, प्रपुत्र। ऐसे ही जो भेद का भी भेद हो उसे प्रभेद कहते हैं। निक्षेप के कितने भेद हैं और कितने प्रभेद हैं, हम ये चर्चा करेंगे। इसके बाद निक्षेप के उन भेद प्रभेदों को हम उदाहरण दे करके समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि निक्षेपों को ना मानने से क्या हानि है, इस पर विचार करेंगे और अंत में अपने विषय को कंक्लूड करेंगे। इस तरह से हमारी चर्चा होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या निक्षेप की व्युत्पत्ति है, कहाँ
तो भूमिका समझने के लिए एक तो जैसे अब तक हमारे चित्त में एक सूत्र हावी रहा, प्रमाण नयैरधिगमा। न्याय दीपिका किस पिलर पर खड़ी है? पूरी न्याय दीपिका एक सूत्र पर खड़ी हुई है, प्रमाण नयैरधिगम। पूरा न्याय शास्त्र इस 6 नंबर के प्रथम अध्याय के 6 सूत्र पर खड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले 5वें नंबर का तत्वार्थ सूत्र 1/5, 1/5 माने पहले अध्याय का 5वां सूत्र है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। देखो मैं फिर याद दिला दूं, शुद्ध लिखो, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, ये शिक्षा का अनिवार्य अंग है। इसको हल्के से मत लेना। हमें क्या जरूरत है, पढ़ाने वाले तो पढ़ रहे हैं, वो सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। नहीं, अगर साफ क्लास होती आमने सामने तो मैं आपसे उच्चारण करवाता 4 बार, एक एक से कराता, पृथक पृथक कराता, और कोई दोष हो तो उसे दूर करते। देखो, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, ऐसे ये बहुत अच्छा याद रखो। और इस सूत्र पर आज की हमारी चर्चा पूरी खड़ी रहेगी। इसका अर्थ ये है कि नाम स्थापना द्रव्य और भाव से, भावतः माने भाव से, तन्यास, तन माने उनका, न्यास माने कथन, निक्षेप, प्ररूपण, व्यवहार, ये सब पर्यायवाची है। न्यास, कथन, निरूपण, प्ररूपण, व्यवहार, आरोप, ये न्यास। तो उनका आरोप, उनका कथन, उनका व्यवहार 4 प्रकार से होता है, नामतः, स्थापनातः, द्रव्यतः और भावतः। 4 प्रकार से होता है। उनका, उनका किनका? उनका माने क्या? जिनकी बात पहले कह दी। 5 सूत्र से पहले किन की बात कही थी? कि 2 की बात कही थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग और जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, इनका। अब ये पूछेंगे आपसे हम, ये सब बाद में संदेश जी आपसे प्रश्न पूछेंगे कि उनका माने किनका, तो आपको उत्तर देना है उनका मतलब 10 चीजों का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। इन 10 चीजों का 4 प्रकार से कथन होता है, 4 प्रकार से आरोप होता है, 4 प्रकार से व्यवहार होता है, 4 प्रकार से स्थापना होती है। अब कैसे होती है वो अभी हम समझेंगे। हम न्याय निक्षेप की व्युत्पत्ति समझ लेते हैं, अर्थ समझ, शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। न्यसनम न्यस्यते इति वा न्यासो निक्षेपः इत्यर्थ। ये तत्वार्थ सूत्र की टीका है, राजवार्तिक अकलंकाचार्य की लिखी हुई। इसमें इसी सूत्र की टीका में लिखा है न्यास किसे कहते हैं। न्यसनम न्यास, आप सबने न्यास शब्द के लिए बहुत सुना होगा, जिसको अंग्रेजी में ट्रस्ट कहते हैं ना, ट्रस्ट। जैसे मान लो भारती ट्रस्ट, तो हम उसको हिंदी में लिखते हैं कुंद कुंद भारती न्यास, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, तो ट्रस्ट माने न्यास। तो या न्यसनम माने न्यास, न्यसनम माने रखना, न्यस्यते इति वा माने अथवा, न्यासो निक्षेप इत्यर्थ। न्यास कहो या निक्षेप कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। और न्यास माने रखना। आपने और शब्द सुना होगा, पदन्यास। पदन्यास माने कोई चलता है तो पैर उठा उठा के रखता है ना, इसको क्या बोलते हैं?
पदक्षेप भी बोलते, कदम रखना। कदम न्यास माने रखना, अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में कहें तो न्यास माने रखना। निक्षेप, नितराम छेप है, छेप माने संस्कृत में एक धातु है छिप, छिप माने फेंकना, उससे प्रक्षेप शब्द बना है। तो निक्षेप जिसको एक निश्चित रूप में किसी निश्चित मर्यादा में फेंका जाता है फेंका जाता है माने दूर तक प्रचारित किया जाता है। यहाँ फेंकने का मतलब बुरा अर्थ नहीं है, बैड सेंस में नहीं है, बल्कि उसको व्यापकता प्रदान की जाती है, दूर दूर तक फैलाया जाता है। देखो, न्यास माने फैलाना, निक्षेप माने फैलाना, किसी चीज को फेंकना, फैलाना, इसका नाम है न्यास। रखना, ठीक से रखना, ठीक से स्थापित करना, इसका नाम है न्यास। देखो, नए चक्र में भी निक्षेप की परिभाषा देवसेन आचार्य ने लिखी है। ये देवसेन वाला नए चक्र है। वस्तु नामादिषु क्षिपति निक्षेप। निक्षेप किसे कहते हैं? ये निक्षेप का लक्षण हो गया। देखो, ऊपर जो आई वो निक्षेप की व्युत्पत्ति हो गई, और ये लक्षण हो गया, और ये इसके पर्यायवाची आ रहे हैं। तीनों चीजें अब आपके सामने देखो, क्लियर कट। अब आपसे पूछा जाए निक्षेप की व्युत्पत्ति बताओ, उसका शब्दार्थ बताओ, तो आपको बताना है न्यसनम न्यस्यते इति वा न्यासो निक्षेप इत्यर्थ। और निक्षेप का लक्षण बताओ, तो वस्तु, वस्तु शब्द नपुंसकलिंग है संस्कृत में, इसलिए इस पर न विसर्ग लगेगा ना हिंदी जैसा वस्तु लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रथमा एक वचन भी होता है, यहाँ पर द्वितीय एक वचन है। ये है वास्तव में वस्तु को। वस्तु क्या है? यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन। वस्तु को नामादियों में जो छिपती, रखता है, फेंकता है, फैलाता है, उसे निक्षेप कहते हैं। और निक्षेप के पर्यायवाची शब्द ये सब हैं: निक्षेप, न्यास, आरोप, व्यवहार, उपाय। और व्यवहार की तरह एक शब्द और मेरे को बहुत अच्छा लगा, अभी अभी ध्यान गया मेरा, समव्यवहार। समव्यवहार, आचार्यों ने व्यवहार की बजाय वो कोई भी व्यवहार नहीं, समव्यवहार। समव्यवहार शब्द बहुत प्यारा है। समव्यवहार माने समीचीन व्यवहार, समव्यवहार। उपाय, ये शब्द, ये सब निक्षेप के पर्यायवाची हैं। चलिए, अब हमने शब्दार्थ जाना, उसका लक्षण जाना, परिभाषा जानी, अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपके सामने आज से 1900 वर्ष पहले, 1900 क्या बल्कि करीब करीब 1950 वर्ष पहले आचार्य यति वृषभ स्वामी ने एक तिलोय पर्णत्ति नाम का ग्रंथ लिखा है। उसमें पहले अधिकार में 82 नंबर की गाथा है। ये 1/82 लिखना चाहिए था। 82 नंबर की गाथा है। उसमें बहुत अच्छा साफ साफ एक बहुत अच्छी गाथा आई है। देखो, मैंने हिंदी अर्थ जानबूझ के नहीं लिखे, क्यों? अपन सब थोड़ा गहराई से पढ़ रहे हैं, सब प्रबुद्ध विद्यार्थी बैठे हैं, तो हमको इस बहाने मूल भाषा, मूल संस्कृत, मूल प्राकृत पकड़ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको अर्थ में नहीं उलझाया। सीधा देखो गाथा से। जोण पमाण एहिम निखेवेण निरीक्षदे अट्ठम तस्साजुत्तम जुत्तम जुत्तम अजुत्तम च पड़ीहादि। मुझे ये 10 साल से गाथा कंठस्थ है और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से शांति से सब लोग फिर से सुनो।
जोणपमाणनयेहि निखेवेण निरीक्षदे अट्ठम तस्साजुत्तम जुत्तम जुत्तमजुत्तम च पड़ीहादि तिलोय पर्णति माने त्रिलोक प्रज्ञप्ति, 3 लोक का ज्ञान कराने वाला ये ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम है त्रिलोक प्रज्ञप्ति। जो माने जो व्यक्ति, न माने नहीं, पमाण नयेहि प्रमाण के द्वारा और नयों के द्वारा, पमाण नयेहि ये क्या है, तृतीया विभक्ति बहुवचन। जो व्यक्ति प्रमाण, थोड़ा थोड़ा चाहोगे ना तो प्राकृत और संस्कृत भी हमारी क्लास में बहुत सीख जाओगे, बहुत आसानी से आ जाएगी पकड़ में। नहीं पढ़ाते हुए भी बता रहा हूं, जितना बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को याद रखो। पमाण नयेहि, जहां भी ऐसा ही आए तो उसका अर्थ कर लेना तृतीया बहुवचन के द्वारा, प्रमाण और नयों के द्वारा। और निक्षेवेण क्या है, ये तृतीया विभक्ति एक वचन, निक्षेप के द्वारा। जो व्यक्ति प्रमाण नय के द्वारा और निक्षेप के द्वारा और निरीक्षदे, निरीक्षते, निरीक्षदे निरीक्षते देखता है, निरीक्षण करता है। अट्ठम अर्थम पदार्थ को, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात है भैया, देखो थोड़ा एकाग्रता से जो सुनेगा बहुत जबरदस्त लाभ होगा उसे। अट्ठम, अट्ठम माने अर्थम, अर्थम माने पदार्थम। जो व्यक्ति पदार्थ को प्रमाण नयों के द्वारा, निक्षेप के द्वारा, निरीक्षदे देखता है। और ने को अब ले, शुरू में ने लगा हुआ था ना, जोड़ने, ने माने नहीं, तो ऊपर की लाइन का अर्थ देखो। अब अपनी आत्मा से पूछना कि मुझे ये अर्थ लगा कि नहीं लगा। जो व्यक्ति प्रमाण नय और निक्षेप से पदार्थ को नहीं देखता है, तस्य उसको अजुत्तम, अजुत्तम माने अयुक्तम, प्राकृत भाषा में ये का जय हो जाता है, शब्द होगा यमुना, प्राकृत वाले बोलेंगे जमुना। संस्कृत में शब्द होगा यति, प्राकृत वाले बोलेंगे जति। जितने भी ये शब्द से शुरू होने वाले शब्द है, देखो मैं कितनी बड़ी चाबियां दे रहा हूं आपको, ये सब जितने भी ये से शुरू होने वाले शब्द सुनो, संयम, संजम, यह का जय हो जाता है। प्राकृत भाषा में, सौरसेनी प्राकृत में यह का प्राय जय हो जाता है, खासकर शुरू। तो युक्त शब्द था, तो युक्त का क्या बन गया, जुत्त। तस् अजुत्तम जुत्तम। एक बार निहाल हो जाए व्यक्ति, थोड़ी सी प्राकृत संस्कृत, थोड़ी सी मेहनत है, ज्यादा नहीं है। शुरू में जरा सा कंटाला आता है, लेकिन जिंदगी भर जो आनंद और होता है, जो लाभ होता है, उसकी कोई कथन नहीं किया जा सकता। जो मुझे अमृत झरता है, ये गाथाएं कब से मुझे कंठस्थ है और आनंद आता है बहुत। जोणपमाण नयेहि, क्या यति वृषभ आचार्य तीर्थंकर तुल्य मूल आगम के वचन है, इनको कंठस्थ करो, इनसे प्राकृत सीख लो, इनमें से माल निकालो, इन्हें मथो खूब, मथोगे जब मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो इसमें डूबेगा उसको माल मिलेगा। जोणपमाण नयेहि निखेवेण निरीक्षदे अट्ठम तस्साजुत्तम जुत्तम जुत्तमजुत्तम च पड़ीहादि। एक ही गाथा समझ लेना तो 10% प्राकृत आ जाती है,
आप 10 गाथा मेरे से पढ़ लोगे तो आपको 100% प्राकृत आ जाएगी। बस अच्छे से उसको लगा लो एक बार। अब कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। जो न माने नहीं, प्रमाण नय के द्वारा, निक्षेप के द्वारा, निरीक्षदे निरीक्षते देखता है अट्ठम अर्थ को। जो प्रमाण नय निक्षेप से पदार्थ को नहीं देखता है, तस् माने उसको, अजुत्तम, तस् के साथ आ जुड़ा हुआ है ना, तो वहां ए छुपा हुआ है, उसे अयुक्त तो युक्त दिखाई देता है। तस् अजुत्तम जुत्तम, उसे अयुक्त बात तो युक्त बात दिखाई देती है, और जुत्तम अजुत्तम, और जो युक्त बात है वो अयुक्त दिखाई देती है। समझ में आया? अयुक्त, अयुक्त माने अनुचित, अयुक्त, युक्त माने सही, अयुक्त माने गलत। उसे सही बात गलत दिखाई देती है और गलत बात सही दिखाई देती। पढ़िहादी, पढ़िहादी माने प्रतिभाती, उसे प्रतिभास होता है। देखो अब पढ़िहादी, अरे ये अपनी माँ की भाषा है, सीख लो ना, मैं कभी अलग प्राकृत पढ़ाऊंगा और ना कुछ, इससे ही सीख लो। और अलग से पढ़ने जाओगे तो दुनिया भर की फालतू की बातें और सीखनी पड़ेगी। ये सरलता से आगम पकड़ में आ जाए वो प्राकृत सिखा रहा। जोण पमाण नये हिम निखेवेण निरीक्षदे अट्ठम। मैं तो ऐसे ही प्राकृत पढ़ पढ़ करके खुद गाथाएं बना लेता हूँ, सैकड़ों गाथाएं बना रखी है। आप प्राकृत में काव्य रचना सीख जाओगे, बोलना आ जाएगा और धड़ाधड़ ओरिजिनल शास्त्र पढ़ना आ जाएगा। जोण पमाण नये निखेवेण निरीक्षदे अट्ठम तस्साजुत्तम जुत्तम जुत्तम अजुत्तम च पढ़िहादी। पढ़िहादी, पढ़िहादी माने प्रतिभाती, उसे प्रतिभासित होता है, उसे लगता है। क्या लगता है महाराज? उसे अयुक्त बात युक्त लगती है और युक्त बात अयुक्त लगती है। किसे? कि जो प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा पदार्थ को नहीं जानता है, उसके साथ ये दुर्घटना होती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जो प्रमाण नए निक्षेप की लाइट लेकर पदार्थ को देखता है, उसे तो युक्त युक्त दिखाई देता है और अयुक्त अयुक्त दिखाई देता है। लेकिन जो इनके बिना देखता है, उसे अयुक्त युक्त दिखाई देता है और युक्त अयुक्त दिखाई देता है। बड़ा उल्टा है उसे। सूरज चांद दिखता है, चांद सूरज दिखता है, जीव अजीव दिखता है, अजीव जीव दिखता है। तो ये बहुत अच्छी गाथा थी, बहुत काम की है। शांति से एक ही गाथा पर 1 घंटे चर्चा कर सकें, लेकिन अपन तो क्लास चला रहे हैं ना, इसलिए ज्यादा टॉपिक। और देखो ये निक्षेप क्यों कहे गए, अब हम निक्षेप समझेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ रहे हैं। ये धवला की गाथा अब आपके सामने आगे स्क्रीन पर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाथा है। ये जो धवला की पहली पुस्तक में गाथा आई है, पहले प्रथम खंड की प्रथम पुस्तक, 1-1-15 माने धवला में 60 खंडागम में 6 खंड, उसमें से प्रथम खंड की कई पुस्तकें हैं, तो ये प्रथम खंड की प्रथम पुस्तक है और उसमें ये 15 नंबर की गाथा है और बहुत ही काम की है। इसे समझने में आपको 2 दिन लग जाएं और समझ में आ जाए तो समझना, जल्दी समझ में आई, इतनी अच्छी गाथा है ये। देखो क्या कहते हैं, अब इसे भी पढ़ते हैं और बहुत शांति से गाथा लगाते हैं अपन, घबराना नहीं बिल्कुल भी। देखो, अवगय निवारणठम पयदस्य परूवणानि मित्तं च संशय विनाशनठम तच्चत्थवधारणाठम च।
ये सब मैंने अपने हाथ से टाइप करे किए हैं, ये सब शुद्ध रहे हैं इसलिए। देखो, अवगय निवारणठम, अवगय माने अप्रकृत, अवगय जो टॉपिक के बाहर है, गत माने प्रकरण में आई हुई, और अपगत, अपगत माने जो प्रकरण के बाहर की बात, आउट ऑफ द टॉपिक है, जो कोर्स के बाहर की बात है, जो अप्राकरणिक बात है, उसको निवारणठम। अब देखो, ठम माने क्या होता है? अर्थम। जिसको रेथ लिखते हैं संस्कृत में, उसे ही प्राकृत में टेठ लिखते हैं। अपगत निवारणठम, अप्रकृत निवारणठम, अप्रकृत का निवारण करने के लिए। पैदस्य परूवणा निमित्तम च, आर्या छंद है, इनकी लय समझ लो। कुछ नहीं, सब बहुत आनंद आता है, एक बार का काम। जैसे वही बात है, एक समय की कमाई अनंत काल खाएगो, जरा सा अभ्यास हमेशा का आराम। अवगय निवारणठम पैदस्य परूवणानिमित्तं च संशय विनाशनठम तच्चत्थवधारणठम च। क्यों बनाए निक्षेप? अप्रकृत का निवारण करने के लिए। जैसे ज्ञानार्थम माने ज्ञान के लिए, सेवार्थम माने सेवा के लिए, तो निवारणार्थम अप्रकृत का निवारण करने के लिए। और पयदस्य माने जो प्रकृत है, प्रकृत माने जो टॉपिक की बात है, प्रकृत की बात है, उसकी परूपणा निमित्तम च, उसकी प्ररूपणा के करने के लिए, अप्रकृत का निवारण करने के लिए। और प्रकृत, प्रकृत और अप्रकृत समझ लेना सब लोग, नहीं तो दिक्कत आएगी। प्रकृत माने ऑन द टॉपिक, प्रकरण, प्रकरण की बात को कहते हैं प्रकृत। जब भी आप शास्त्र स्वाध्याय करोगे तो बहुत जगह ऐसा आएगा, प्रकृत में ये बात नहीं ग्रहण करना। प्रकृत में माने इस प्रकरण में, तो प्रकृत माने प्रकरण की बात, और अप्रकृत माने प्रकरण से बाहर की बात। अप्रकृत की बात को दूर करने के लिए और प्रकृत की बात की प्ररूपणा करने के लिए, चय माने और, अप्रकृत निवारण करने के लिए और प्रकृत की प्ररूपणा करने के लिए। संशय विनाशनठम, और संशय का विनाश करने के। देखो, इसको मैं संस्कृत में बोलूं तो क्या होगा? संशय विनाशनार्थम। संशय विनाशनार्थम माने संशय विनाशनार्थम, संशय का विनाश करने, संशय का विनाश, अच्छी तरह नाश करने के लिए। तच्चत्थ, तच्चत्थ माने तत्वार्थ, तच्चत्थ, तच्च माने, अब ये याद रख लो, एक बार का काम है, हमेशा को सुलझ गए। तच्चत्थ माने तत्वार्थ की अवधारणा के लिए निक्षेप कहे गए हैं। निक्षेप कहने का 4 प्रयोजन है। देखो क्या, अब आपसे पूछा जाएगा निक्षेप, ऊपर अपन ने हेडिंग डाला था ना कि निक्षेप का क्या उद्देश्य है, निक्षेप का क्या प्रयोजन है, वही ये बताई जा रही है। निक्षेप के 4 प्रयोजन हैं। नंबर 1, अप्रकृत का निवारण करने के लिए। नंबर 2, प्रकृत की प्ररूपणा करने के लिए। नंबर 3, संशय का विनाश करने के लिए। और नंबर 4, तत्वार्थ का अवधारण करने के लिए। क्या कहा, इसे मैं आपको थोड़ा सा समझाता। देखो, 4 प्रकार के मुख्य निक्षेप हैं, आप सब जानते हैं। निक्षेप अपन ने अभी ऊपर लाइन पढ़ी, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। मुख्य रूप से 4 चीज है। और ऊपर कहा था ना कि जो 10 चीज है,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और 7 तत्व। ये 10 चीजें 4 तरह की होती है। इन 10 का 4 प्रकार से व्यवहार होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में हर चीज 4 तरह की होती है। दुनिया में हर चीज 4 तरह की होती है। जैसे राजा 4 तरह का होता है, मकान 4 तरह का होता है, रोटी 4 तरह की होती है, सेव फल 4 तरह का होता है, आम 4 तरह का होता है। ऐसी कौन सी चीज है जो एक ही तरह की होती हो? हर चीज 4 तरह की होती है। एक नाम, दूसरी स्थापना, तीसरी द्रव्य, चौथी भाव। 4 तरह की चीजें होती है। जैसे राजा 4 तरह का होता है। एक को कहते हैं नाम राजा, दूसरे को कहते हैं स्थापना राजा, तीसरे को कहेंगे द्रव्य राजा, चौथे को कहेंगे भाव राजा। देखो 4 तरह की ये पहले बात पकड़ में आ जाएगी तो हमको और समझ में आएगा। अभी इस विषय को हम कल भी थोड़ा खुलासा करेंगे। हमारे दोनों दिन निक्षेप में ही डूबेंगे हमारे इसमें। इसको अच्छे से पढ़ना है, आप घर पर भी पढ़ना। पहले आप 4 निक्षेप अच्छे से पहले समझ लो। 4 निक्षेप मोटा मोटी पकड़ो, ज्यादा डिटेल तो अपन कल करेंगे, पर 4 डिटेल मोटे मोटे 4 पकड़ो। एक नाम निक्षेप, किसी का कोई नाम रख देना, वो नाम निक्षेप है। नाम निक्षेप माने किसी का कोई नाम रखना। जरूरी नहीं कि उसमें वो गुण हो। हमने किसी का नाम रखा ज्ञानचंद, तो जरूरी नहीं उसमें ज्ञान हो। हमने किसी का नाम कोई भी है तो उसमें गुण देखने की जरूरत नहीं है। उसका नाम सुंदर लाल है तो जरूरी नहीं वो सुंदर हो। उसका नाम करोड़ीमल है तो जरूरी नहीं वो करोड़ रुपए वाला हो। नाम कभी करोड़ीमल होता है और पैसा फूटी कोड़ी भी नहीं होती। कभी कभी नाम छदामी लाल होता है और पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। किसी का नाम कालीचरण होता है पर वो गोरा होता है। कोई गोरे लाल होते हैं, नाम काला और शरीर काला होता है। तो नाम निक्षेप कहता है केवल नाम है बस, जो संज्ञा है, जो लोक व्यवहार के लिए हमने रख दी हमारी मर्जी से, उसका नाम होता है नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप क्या कि जब हम किसी चीज में किसी की स्थापना कर देते हैं, मान्यता प्रतिष्ठा। स्थापना, मान्यता, प्रतिष्ठा, ये धारणा, अवधारणा, ये सब पर्यायवाची हैं। तो हम किसी की मान्यता कर देते हैं तो उसका नाम है स्थापना निक्षेप। फिर है द्रव्य निक्षेप, जो अभी उस अवस्था में नहीं है। द्रव्य का मतलब है उसके पास वैसी शक्ति थी या है, वो जो भूतकाल में होगा या भविष्य में है, उसको द्रव्य कहते। जैसे एक नाम राजा, चारों पे घटा के देखते हैं। अब भाव राजा माने जो वर्तमान में राजा। जैसे नाम राजा क्या समझ लो, मैंने अपने कुत्ते का नाम रख दिया राजा, रसोइये का रख दिया, किसी नौकर का रख दिया, तो वो क्या है? मान लो हमने नौकर का नाम रखा है तो वो नाम राजा है। मान लो मैंने मेरी ट्रक का नाम रख दिया राजा, तो वो ट्रक क्या है? वो राजा है, नाम राजा है। स्थापना राजा क्या होता है? उसका जो चित्र है, मूर्ति है, या उस कोई भी चीज में ये राजा है, ऐसी जो कल्पना है, इसका नाम है स्थापना निक्षेप। द्रव्य निक्षेप क्या होता है कि राजा था लेकिन अब रिटायर हो गया है। जैसे कलेक्टर साहब रिटायर हो जाएं तो भी मोहल्ले वाले उसको कलेक्टर साहब कहते हैं। अब नहीं है वो कलेक्टर। या राजा का बेटा है, राजकुमार है, तो उसको भी कहते रहते हैं कि और राजा साहब, मैं मेरे पिताजी के पास दुकान में बैठता था तो हमारे पिताजी के पास कपड़े का व्यापार,
तो मैं छोटा सा 1-2 साल का बैठता, तो कोई भी ग्राहक आता तो मेरे से कहता था, और सेठ जी? तो मैं थोड़ी सेठ जी हूँ, मैं तो छोटा सा बच्चा था, लेकिन वो मुझसे भी कहते सेठ जी। तो क्यों कहा? उनने ये सोचा कि ये भी बड़े होकर के सेठ जी बनेगा। तो उन्हें तो द्रव्य निक्षेप क्या करता है? भविष्य की या भूत की बात को ध्यान में रखकर उसका वर्तमान में आरोपण कर देता है। आपको ये जो पीडीएफ शेयर किए वो आपको ग्रुप पर भेज देंगे। इसमें चारों निक्षेप की परिभाषा है, पर अभी समय नहीं, इसलिए कल उन पर थोड़ी मुझे बारीक बात करनी है, इसलिए मैंने शेयर। ये देखो, ये नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, 4 तरह की के निक्षेप हैं और इन चारों की ये परिभाषा है। देखो मैं पढ़ देता हूं थोड़ी सी। अतद गुणे वस्तुनि संव्यवहारार्थम पुरुषाकारात् नियोज्यमानम संज्ञा कर्म नाम। अतदगुणे वस्तुनि, जो वस्तु में गुण नहीं है लेकिन लोक व्यवहार के लिए पुरुषाकार मैंने हमने हमारी मन मर्जी से, इच्छा से नियोज्य कर लिया एक संज्ञा कर्म, बस इसका नाम है नाम। नामकरण संस्कार कर दिया। स्थापना क्या होती है? काष्ठ पुष्ट चित्र कर्माक्ष निक्षेप आदिषु सोयमिति स्थाप्यमाना स्थापना। के किसी लकड़ी की, कोई चित्र की, कलर की, किसी सीमेंट की चीजों में जो ये वो है, ऐसी जो धारणा बनाई जाती है उसका नाम स्थापना होती है। और द्रव्य निक्षेप क्या? यद भावी परिणाम प्राप्ति प्रति योग्यताम आददानम तद द्रव्यम इत्युच्यते। और भावी परिणाम प्राप्ति उसमें मानी जाए कि ऐसा भविष्य में होगा, तो उसका नाम द्रव्य निक्षेप है। और भाव निक्षेप क्या है? वर्तमान तत्पर्यायोपलक्षितम द्रव्यम भाव। और वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य को भाव कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हर चीज 4 तरह की होती है, राजा 4 तरह का। अब आप घर पर होमवर्क करना और 10-5 चीजों पर घटाना, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, राजा 4 तरह का। नंबर 1, नाम राजा। नाम राजा माने हमने किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, बिल्डिंग का, किसी का भी हमने नाम रख दिया बस राजा, तो उसका ये हुआ नाम निक्षेप। और स्थापना राजा क्या? कोई हमने मूर्ति, चित्र बनाया, चौराहे पर लगाया, दीवार पर लगाया, या हमने चित्र भी नहीं बनाया, ऐसे ही कोई खिलौना गोटी है, हम शतरंज खेलते हैं तो ये राजा है, ये वजीर है, राजा की शकल भी नहीं है लेकिन फिर भी वो है, तो वो है स्थापना राजा। अभी स्थापना के 2 भेद होते हैं, तदाकार स्थापना, अतदाकार स्थापना। इसको भी समझना है। राजा की बिल्कुल वैसा ही आकार प्रकार रखा जाए तो तदाकार स्थापना, और गोटी ओटी को बोल देना कि वो हनुमान जी की बाकायदा वैसी की वैसी स्टेचू हो तो वो तदाकार स्थापना। और किसी ऐसे ही गोल पत्थर पे सिंदूर लपेट के बोल देना कि ये हनुमान जी है, ये अतदाकार स्थापना। तो ये स्थापना है। फिर द्रव्य निक्षेप क्या है? कि द्रव्य राजा होता है। द्रव्य राजा क्या है? जो राजा था अभी रिटायर हो गया, कोई मुनि महाराज बन गए, अभी भी हम बोल रहे भरत चक्रवर्ती, अब वो तो गए मोक्ष और हम अभी भी क्या बोल रहे हैं? भरत चक्रवर्ती। अब थोड़ी चक्रवर्ती है वो, तो द्रव्य निक्षेप से उनको चक्रवर्ती कहा। या वो बाद में बनने वाला है राजा, कोई राजा का बेटा है, राजकुमार है, तो उसको भी अभी राजा कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। और भाव राजा, भाव राजा क्या है? जो वर्तमान में सिंहासन पर शोभायमान है, जो शासन कर रहा है, वो है भाव राजा। ऐसे दुनिया की हर चीज, आम 4 तरह का होता है, सम्यक दर्शन 4 तरह का होता है। नाम सम्यक दर्शन,
स्थापना सम्यक दर्शन, द्रव्य सम्यक दर्शन और भाव सम्यक। जैसे समझ लो मैंने कहा राजा को बुलाओ, मैंने कहा संदेश जी राजा को बुलाओ, तो अब मैंने किस राजा को बुलाया ये इनको जानना जरूरी है। हो सकता है मैंने नाम राजा को बुलाया हो, मैंने तो अपने कोई पालतू कुत्ते का नाम था राजा और मैंने कहा जो उसको लेके आना, या मैंने किसी स्टेचू को स्थापना राजा को बुलाया था और ये वहां चले गए भाव राजा के पास में और कहने लगे कि आपको वीर सागर जी बुला रहे, तो वो राजा गुस्सा करेगा कि उनकी इतनी हिम्मत, मुझको बुला रहे, उनको मिलने आना चाहिए। तो जब नाम राजा की बात चलती हो तो नाम राजा ग्रहण करना, स्थापना राजा की बात चलती हो तो स्थापना राजा ग्रहण करना, भाव द्रव्य राजा की बात चलती हो तो द्रव्य राजा ग्रहण करना। ये जो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि अप्रकृत का निरावरण करने के लिए और प्रकृत का ग्रहण करने के लिए, माने जो चीज ये निक्षेप क्यों बनाए गए, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं। अब आज आप इस पर खूब अच्छे से सोच के आना कल कि ये क्यों है। हर चीज 4 तरह की होती है और उन 4 में से कौन सी कही जा रही है, टॉपिक किसका चल रहा है, हमें वही लेना चाहिए, दूसरा नहीं लेना चाहिए। हमने स्थापना जिनेंद्र की बात की है और तुम भाव जिनेंद्र समझ रहे हो। हमने नाम जिनेंद्र की बात, महावीर 4 तरह के होते हैं, नाम महावीर, स्थापना महावीर, द्रव्य महावीर, क्षेत्र जिनेंद्र 4 तरह के, अरिहंत 4 तरह के, नाम का अरिहंत, स्थापना अरिहंत, द्रव्य अरिहंत, भाव अरिहंत। हमको चारों के चारों दुनिया की आप ऐसा समझ लो निक्षेप, निक्षेप माने संसार की हर वस्तु 4 प्रकार की होती है और उन 4 में से जिसका प्रकरण हो वो ग्रहण करो, बाकी की 3 वहां पर छोड़ो, मत ग्रहण कर लेना। नहीं तो अर्थ तुमसे कहा सम्यक दर्शन ग्रहण करो और तुमने उठा करके सम्यक दर्शन नाम की अपनी कोई चीज, मैंने अपने रुमाल का नाम रख रखा है सम्यक दर्शन, पर ये सब हाँ मुझे सम्यक दर्शन ग्रहण हो गया। अरे किस सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की बात कही थी? आप अपने बच्चे का नाम रख दो सम्यक दर्शन और गोदी में उठा के कहो मैंने सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया। अरे ये नाम सम्यक दर्शन ग्रहण करने की नहीं कही थी, भाव सम्यक दर्शन ग्रहण कर। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, संसार की हर चीज। देखो क्या प्रयोजन है निक्षेप का कि हमारा अप्रकृत से हम बच जाएं और प्रकृत में हम लग जाएं, इस कोई तरह का संशय ना बचे और तत्वार्थ का सही सही हमको पकड़ में आ जाए। इसलिए निक्षेप की सुंदर व्यवस्था है और ये बहुत काम की है, बहुत जरूरी है और ये लोक में भी है, शास्त्र में भी है और इसका कितना क्या महत्व है वो अभी हम बहुत सारी बातें बची है जो हम कल करेंगे। अभी हमारे पास में 3 मिनट मेरी घड़ी बता रही है। आप कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। हाँ बोलिए। शाश्वत अनन्य, वेरी गुड। शाश्वत अनन्य। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ जय जिनेंद्र, बोलिए। प्रश्न पूछ रहे 3-4। एक तो ये पूछना था कि जैसे हमने कहा कि न्याय के 3 अंग हुए, प्रमाण, न्याय और निक्षेप। तो प्रमाण और न्याय को तो हम आपस में संबंध देख लेते हैं कि प्रमाण से जाने हुए वस्तु का एक अंश न्याय जानता है, तो निक्षेप का प्रमाण और न्याय से क्या संबंध होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। आज मैंने जानबूझ के प्रश्न पूछने को ज्यादा समय नहीं छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा कि जब टॉपिक ही पूरा नहीं हुआ तो इसमें मैंने ऊपर हेडिंग में तो डाला है कि प्रमाण न्याय निक्षेप का अंतर समझेंगे, लेकिन अभी समझा नहीं है। अब इसके नीचे तुरंत आने वाला है, कल आपको बेटा बहुत आनंद आएगा। कल मैं प्रमाण न्याय निक्षेप का अंतर बताऊंगा, तब ये चीज क्लियर होगी। पर आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, थैंक यू।
और गुड, पूछना वेरी था गुड। कि हमने जैसे बोला कि सभी चीजें चार प्रकार की मतलब चार हाँ प्रकार की होगी, नाम, हाँ स्थापना, द्रव्य, भाव। तो हाँ द्रव्य, जैसे द्रव्य गुण पर्याय में अगर देखें तो द्रव्य तो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव चारों प्रकार का हो सकता है, लेकिन पर्याय को हम द्रव्य और भाव इन दोनों निक्षेप में कैसे घटित करेंगे? हर वस्तु, पर्याय का नाम बताओ, कौन सी पर्याय? जैसे जैसे बोले, सम्यक दर्शन पर्याय हाँ है। तो सम्यक दर्शन चार तरह का होगा। नाम सम्यक दर्शन, स्थापना सम्यक दर्शन, द्रव्य सम्यक दर्शन, भाव सम्यक दर्शन, चारों तरह का हो। जैसे समझ लो मैंने किसी, वहां टोडरमल स्मारक में एक बिल्डिंग है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तीन बिल्डिंग है, तीन, एक का नाम सम्यक दर्शन, एक का नाम सम्यक ज्ञान, एक का नाम सम्यक चारित्र। तो वो बिल्डिंग का नाम सम्यक दर्शन है, तो वो सम्यक दर्शन है क्या? वो मोक्ष मार्ग है क्या? वो नाम सम्यक दर्शन। हम, कोई किसी बच्चे का नाम भी हो सकता है सम्यक दर्शन, कोई अपनी गाड़ी का नाम रख सकता है, कोई अपने मकान का नाम रख सकता है सम्यक दर्शन। तो एक नाम सम्यक दर्शन, एक स्थापना सम्यक दर्शन। हम तीन तीन रूमाल रख दे, तीन गोटियां रख दें, अपन खेल खेले मान लो कोई, तो मैं कहूं कि देखो बेटा, ये गोटी, ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक, अब अपन गेम खेलते हैं, चलो। तो ये क्या हुआ? उन गोटियों में स्थापना सम्यक दर्शन हो गया। हमने किसी चीज में सम्यक दर्शन बना दी। मैंने कहा देखो ये समझो, ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक चारित्र है। तो अब ये क्या हुआ? अब इसको इधर नहीं कर सकते, इसको तो मैं समझा रहा हूं। तो मैंने एक बार उंगलियों में सम्यक दर्शन की स्थापना की, तो ये स्थापना, और जो सम्यक दर्शन होने वाला है, सम्यक सन्मुख जीव का जो परिणाम है, उसको भी कह सकते हैं ओ भैया सम्यक दृष्टि है। तो ये द्रव्य सम्यक दर्शन है, अभी हुआ नहीं लेकिन होने वाला है। और जो वास्तव में तत्वार्थ की श्रद्धा रूप है, वो भाव सम्यक। हर चीज चार तरह की है। अब आप आज ये होमवर्क करना और कल मुझे हराना, ऐसी चीज लाना कि जिससे ये पता, संसार की सिद्ध चार तरह के होते हैं, सिद्ध चार तरह के सिद्ध है। अब आपसे कहा जाए किसकी, किन सिद्ध का ध्यान करो, तो नाम सिद्ध का कि ये समझना जरूरी है ना। कोई भी उपदेश दिया जाएगा तो आपको ये पकड़ना जरूरी है कि यहाँ क्या विवक्षित है, क्या प्रकृत है, क्या प्रकरण, टॉपिक की बात क्या है। वेरी गुड, बहुत एक और अच्छा। पूछना है, हाँ अंतिम बोलो प्रश्न, बोलो बेटा, कि बोलो बेटा। स्थापना निक्षेप के लिए प्रत्यभिज्ञान होना आवश्यक है या नहीं? स्थापना निक्षेप के लिए प्रत्यभिज्ञान होना आवश्यक है क्या? कोई बताएगा? मुझे सोचना पड़ रहा है, आप में से कोई बताएगा? स्थापना निक्षेप के लिए प्रत्यभिज्ञान मेरे ख्याल से जरूरी है, मैं कल उत्तर दूंगा। हाँ संदेश जी कुछ बता रहे तो ठीक है। बताओ। हाँ भाई साहब, जरूरी होगा, क्योंकि जब तक हमने उस वस्तु को ही असली में नहीं देखा होगा तो उसकी स्थापना कैसे हम यहाँ पे करेंगे। वेरी गुड। और देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक चार है। अब अपन गेम खेल रहे हैं। अब अपन तो, तुमने तो मेरी बात सुन ली इसलिए तुम समझ जाओगी, और पीछे से थोड़ी देर बाद मेरी बिटिया आई, अब उसने मेरी ये बात सुनी नहीं थी पहले जो मैं बता दी, तो वो नहीं समझ पाएगी अब हमारा जो गेम चल रहा होगा। तो स्थापना निक्षेप के लिए पहले उसका ज्ञान होना, प्रत्यभिज्ञान होना, पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, तभी तो स्थापना बनेगी। और बाकी कोई बात होगी तो मैं आपके प्रश्न पर सोच के कल और उत्तर दूंगा। हाँ, और आपने जो अभी ये बोला था कि निक्षेप विषय को ग्रहण करता है और नए विषय को, तो इस पे थोड़ा सा और। हाँ, इसका मतलब ये है नए विषय करता है, निक्षेप विषय है। फिर सुनो, मैंने ये लाइन इसलिए, ये जो आपको स्क्रीन भेजी है इसमें भी ये लाइन जानबूझ के लिखी है कि कंफ्यूजन ना हो जाए। नय विषयी है, निक्षेप विषय है। जैसे नाम राजा, स्थापना राजा, द्रव्य राजा, भाव राजा, ये ज्ञान के विषय है। और निक्षेप है, और वो जो नय है, नय तो ज्ञान है, नय तो ज्ञान है।
और निक्षेप पदार्थ है। नए, फिर सुनो, नए ज्ञान है और निक्षेप पदार्थ है, पदार्थ का आरोप है। ये फर्क है। ये नए विषय, जैसे कल हम चर्चा करेंगे, नाम नए और नाम निक्षेप, इसमें क्या अंतर है? नाम नए और नाम निक्षेप में क्या अंतर है? कि मैंने इसका नाम रखा था सम्यक दर्शन, तो ये जो ये इसका ये तो है नाम निक्षेप। निक्षेप तो ये हुआ, वस्तु का नाम निक्षेप है, वस्तु का नाम निक्षेप है। और उस वस्तु को जिस ज्ञान के अंश ने जाना उसका नाम नय है। ये फर्क है। वेरी गुड, ठीक है। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए हाँ नाम, स्थापना, भाव और द्रव्य, हाँ, इनमें से कौन सा निक्षेप रखना चाहिए ताकि सम्यक दर्शन शुद्ध आत्मानुभूति हो? भाव सम्यक दर्शन, मोक्ष भाव जो मोक्ष मार्ग है वो भाव सम्यक दर्शन का नाम है। आपको राजा से काम है, न्याय कराना है, तो भाव राजा चाहिए। जो रिटायर हो गया या जो अभी गद्दी पर नहीं आया वो न्याय नहीं कर सकता। जो नाम का राजा है वो न्याय नहीं कर सकता। स्थापना राजा न्याय नहीं कर सकता, भाव राजा न्याय करेगा। ये भी चर्चा आई है शास्त्र में कि आप भाव की बात करो ना। आप ये नाम आम तो सब झूठे हैं, इनकी क्यों बात करना, क्या फायदा है नाम स्थापना, ये कोई चीज है? और फिर बहुत अच्छा समाधान दिया है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज का हमारा समय हो गया। जय जिनेन्द्र, थैंक यू सर। इस प्रकार अभी हमने आज न्याय का तीसरा अंग निक्षेप के बारे में बहुत सुंदर चर्चा की। देखिए, वास्तव में निक्षेप बहुत अद्भुत विषय है। कई बार तो मेरा नाम संदेश है तो मुझे मैसेज और चिट्ठी ही बुलाने लग जाए, कोई होता भी है बहुत बार। देखो, कभी कोई भगवान बनने के चक्कर में खुद को पत्थर बनाने लग जाए तो मैं कहूं कि समझदार शब्द को दूसरा कहे तो वो निक्षेप का जानकार होगा। और यदि कोई निक्षेप को नहीं जानेगा तो वो महामूर्ख गारंटेड होगा। उसको पागल संज्ञा देने की आवश्यकता नहीं है, तो स्वयं पागल होगा यदि हम निक्षेप का जानकार यदि ना हो। छोटी छोटी चीजों में कितनी बातें हैं। अभी सम्यक्त्व की बात चल रही थी। देखो, ग्रहण तो भाव सम्यक्त्व को करना है, लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि जो नाम सम्यक्त्व है उसको ग्रहण नहीं करना। तो जानने तो आपको चारों ही निक्षेप हैं, लेकिन आपको ग्रहण क्या करना है, कब क्या ग्रहण करना है, ये बहुत जानना आवश्यक है। तो यदि समझदार बनना है, सत बुद्धि करनी है, सतमति करनी है, तो आपको इन निक्षेपों को समझना पड़ेगा। वास्तव में ये जिनागम की चर्चा अद्भुत है, हमारे जीवन के पल पल पे काम आने वाली है। कैसे हमें पल पल पे निक्षेपों को ग्रहण करना है, ये हम जितना सोचेंगे, जितना विचारेंगे, उतना हमें समझ में आएगा। इस प्रकार हम इन निक्षेपों को समझ के जहां जिसकी जरूरत हो वहां उसका प्रयोग करके हम अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ अभी की बात को यहीं विराम देंगे जिनवाणी स्तुति के माध्यम से। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।